नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ नवीन कुमार निर्मल, फ्यूचर रेडी लाइफ एडवाइज़र, आपको फ्यूचर के लिए तैयार करना। फिर से IC38 एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चन को तैयार करके यहाँ पर लाया हूँ। मेरी कोशिश ये है कि आप पहले अटैम्प्ट में ही पास कर जाएं। तो लीजिए, इसका पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य बीमा में, स्वास्थ्य बीमा मतलब हेल्थ इंश्योरेंस है ना, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस होता है। और IC38 में तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो पहला सवाल है वो स्वास्थ्य बीमा, देखिए लिखा हुआ है, स्वास्थ्य बीमा में उपलब्ध कैशलेस सेवा के संबंध में नीचे दिए गया कौन सा कथन सहित है। कैशलेस मतलब कुछ कंपनियां जो है कैशलेस सुविधा भी देती है। कैशलेस का मतलब ये होता है कि लोग वहाँ पर जो पेशेंट हैं, जो अपना इलाज कराना चाहते हैं, वो हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज कराते हैं और वहाँ पर उनको कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज होता है। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है। और कुछ कंपनी ऐसी भी है जहाँ पर पहले पैसा भी देना पड़ता है और बाद में बिल वगैरह सबमिट करते हैं तो वो पैसा उनका बाद में रिम्बर्स हो जाता है। लेकिन कैशलेस में क्या होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, कोई पैसा नहीं लगता है और उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है और वो पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो वही पूछ रहा है यहाँ पर कि कैशलेस कौन सा कथन सही है कैशलेस सेवा के संबंध में। अब ये कैशलेस है तो ये ऐसा क्यों है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, यह इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए बीमा कंपनियों द्वारा शुरू की गई एक पर्यावरण अनुकूल गो ग्रीन पहल है ताकि प्रत्यक्ष नकद नोटों के प्रसार को कम किया जा सके और पेड़ों को बढ़ाया जा सके। दूसरा ऑप्शन है, बीमा धारक को निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है और कोई नकद भुगतान नहीं किया जाता है क्योंकि सरकार द्वारा एक विशेष योजना के तहत बीमा कंपनी को भुगतान किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा में देखा रहा है कि सरकार द्वारा विशेष योजना के तहत बीमा कंपनी को भुगतान किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है, बीमित व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान केवल इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड के माध्यम से होने चाहिए क्योंकि बीमा कंपनी द्वारा नगद राशि को स्वीकार नहीं किया जाता है। और चौथा ऑप्शन इसमें है, बीमा धारक भुगतान नहीं करता है और बीमा कंपनी अस्पताल के साथ सीधे बिल का निपटारा करती है। तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला ऑप्शन है डी, यही सही होगा क्योंकि बीमा धारक जो पॉलिसी होल्डर है उस भुगतान नहीं करता, वो पेमेंट नहीं करती है और ना ही कोई सरकार किसी योजना के तहत गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल को पेमेंट नहीं करती है। यहाँ पर पेमेंट जो है वो बीमा कंपनी करती है, इंश्योरेंस कंपनी करती है और सीधे उस हॉस्पिटल को पेमेंट करती है जहाँ पर बीमा धारक द्वारा इलाज करवाया जाता है। तो ये डी वाला फोर्थ ऑप्शन जो है ये सही है। दूसरा है, एक अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों की पॉलिसी के संबंध में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है। अब देखिए, ऑप्शंस को पढ़िए। केवल अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों को कवर किया जाता है, यानी जितने दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उतने दिनों तक जो भी खर्च हो रहा है सिर्फ उसी के खर्चों को कवर किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, अस्पताल में भर्ती होने के साथ साथ अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चों को कवर किया जाता है, यानी जब भर्ती हो गए तो भर्ती होने से पहले और नाम कटने के बाद हॉस्पिटल से जब घर आ गए तो बाद के खर्चों को कवर किया जाता है। ये दूसरा ऑप्शन बोल रहा है। और तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि अस्पताल में भर्ती होने के साथ साथ अस्पताल में भर्ती करने से पहले और बाद के खर्चों को कवर किया जाता है और बीमा धारक की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार के सदस्यों को एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। और चौथा ऑप्शन है, अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों को पहले वर्ष से कवर किया जाता है और अस्पताल में भर्ती करने के पहले और बाद में खर्चों को दूसरे वर्ष में कवर किया जाता है। ये सब ऑप्शन को जब ध्यान में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो दूसरा ऑप्शन है, अस्पताल में जब भर्ती होते हैं तो होता क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस में जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं यानी कि बीमार पड़ेंगे तो इलाज होगा, किस रूप में, जब हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। तो जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो कई बार डायरेक्टली एडमिट नहीं होते हैं,
एडमिट होने से कुछ दिन पहले, 10 दिन 20 दिन पहले भी वो इलाज कराते रहते हैं। और जब इलाज करवाते हैं तो डॉक्टर देखते हैं कि अब इनका जो है एडमिट करना पड़ेगा, इस तरीके से दवा से ये ठीक नहीं हो रहे हैं, तब उनको बोलते हैं कि अब आप एडमिट हो जाइए, और तब एडमिट करके इलाज करते हैं। तो यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले भी तो दवा हुआ, उसके जांच में खर्चे हुए, तो एडमिट होने से पहले भी जो खर्चे होते हैं उसको भी कवर किया जाता है। और बाद में भी, नाम कटने के बाद भी डॉक्टर बोलते हैं ये दवाई है, आपको 1 महीना तक चलेगा और ये दवाई खाने के बाद फिर दिखाइएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि हॉस्पिटल में जब भर्ती करते हैं तो पहले के ऑप्शन को और बाद के ऑप्शन को भी उसमें सेलेक्ट किया जाता है। तो आप इसमें देखिए कि दूसरा ऑप्शन जो अस्पताल में भर्ती होने के साथ साथ अस्पताल में भर्ती करने से पहले और बाद के खर्चों को कवर किया जाता है, यानी जो पहले, हाँ, उसका दिन भी निर्धारित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में कौन सा सही है ये हमें चुनना है। तो यहाँ पर जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि भर्ती होने से कुछ दिन पहले जो खर्चे होते हैं और नाम कटने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद जो खर्चे होते हैं उसको भी कंपनी उसका भी भुगतान करती है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य बीमा में उपलब्ध कैशलेस सेवा के संबंध में नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है? यह इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए कंपनी द्वारा शुरू की गई है। बीमा धारक को निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है क्योंकि सरकार द्वारा। लेकिन यहां पर आप देखिएगा कि बीमा धारक को बीमा कंपनी जो है सीधे हॉस्पिटल में उसका पैसा पेमेंट करती है। तो यहां पर ऑप्शन होगा बीमा धारक भुगतान नहीं करता, बीमा कंपनी अस्पताल के सीधे निपटारा करती है। चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य बीमा में अस्पतालों के संबंध में पीपीएन का सही पूर्ण रूप पहचानें। पीपीएन, ये सब जो क्वेश्चन है वो हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड है, लेकिन IC 38 में लाइफ, हेल्थ और जनरल सब तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उनको भी जानना समझना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन बता रहा है कि स्वास्थ्य हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा के में अस्पतालों के संबंध में पीपीएन का सही पूर्ण रूप पहचानें। अब देखिए ऑप्शन दे रहा है पब्लिक प्रेफर्ड नेटवर्क, दूसरा दे रहा है प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। ये दूसरा वाला ही ऑप्शन सही है। यानी कि जो होता क्या है कि जिस हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं उस हॉस्पिटल का अपना उस जिस इंश्योरेंस कंपनी में कस्टमर जो है पॉलिसी लिए हुए हैं, तो उस कंपनी का क्या होता है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ उनका टाई अप होता है और उस हॉस्पिटल में ही कंपनियां मोटिवेट करती है कि आप उसी हॉस्पिटल, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि अगर वो दूसरे हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे तो उनका इलाज वो नहीं करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में हो सकता है उनको कैशलेस ना मिले। उनको जो है शुरू में अपने पैसे जमा करने होंगे और बाद में उनको रिम्बर्स होगा। लेकिन अगर उस बीमा कंपनी के जो नेटवर्क में, जिसको बोला जाता है, वही क्वेश्चन है, उसको बोला जाता है प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क, ये इसका सही आंसर है। प्रेफर्ड सेकंड वाला, बी वाला, प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। इसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी का पूरे इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल से उनका टाई अप होता है और उसी हॉस्पिटल में जाके जब इलाज कराते हैं तो कैशलेस होता है और उसी को पीपीएन बोला जाता है, पब्लिक प्रोवाइडर नेटवर्क। तो बी वाला इसका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा कथन गलत है, पहचानें। अब जो ऑप्शन 1 2 3 4 ABCD दिया हुआ है, इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए एक समूह बीमा पॉलिसी ले सकता है। नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर, कंपनी का मालिक। कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो पॉलिसी लेती है वो एक समूह पॉलिसी ले सकता है कर्मचारियों के लिए। अब ये सही है गलत है, यही पूछ रहा है। दूसरा है, एक बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक समूह पॉलिसी ले सकता है। एक बैंक भी अपने कस्टमर्स के लिए पॉलिसी ले सकता है, ये पूछ रहा है। तीसरा पूछ रहा है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों के लिए एक समूह पॉलिसी ले सकता है। यानी जैसे मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कोई दुकान है, किराने की दुकान है या किसी भी तरह की कोई दुकान है जहां से लोग, आप या हम लोग जाके सामान खरीदते हैं, तो वो पूछ रहा है क्या दुकानदार अपने ग्राहकों के लिए समूह पॉलिसी ले सकता है। और चौथा है, नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए की गई एक समूह पॉलिसी को कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
तो यहाँ पर आप जब चारों को स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही गलत है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों के लिए समूह पॉलिसी नहीं ले सकता है, तो ये बी वाला कभी भी एक दुकानदार अपने कस्टमर्स के लिए नहीं ले सकता है पॉलिसी। तो यहाँ पर है बी वाला ऑप्शन जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन सही हो ये बी वाला। और अगला क्वेश्चन है, IRDA के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों के लिए नवीकरण के लिए की गई अनुग्रह अवधि की अनुमति दी गई है। अब नवीनीकरण मतलब हर साल जो पॉलिसी चलती है तो उसको हर साल प्रीमियम दिया जाता है, जमा करना होता है, उसी को रिन्यूअल भी बोला जाता है और नवीनीकरण भी बोला जाता है। तो चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, तो उसमें बोला जाता है कि कितना अवधि दिया जाता है, यही पूछा जा रहा है। तो पहला है 15 दिन, तो इसका जो है 15 दिन यानी पहला वाला ही ऑप्शन सही है। हेल्थ इंश्योरेंस में जो ड्यू डेट है, जिस डेट के अंदर में पैसा जमा करना होता है, उस डेट में अगर नहीं जमा किए हैं तो 15 दिनों का नवीकरण रिन्यूअल करने का 15 दिनों का टाइम दिया जाता है कि 15 दिनों के अंदर में रिन्यू करवा लीजिए, नहीं तो वो पॉलिसी व्यपगत हो जाएगी, यानी कि लैप्स हो जाएगी। अगर 15 दिनों के अंदर में नहीं करवाते हैं तो 15 दिनों का टाइम उनको दिया जाता है। और ये भी याद रखिए, उस 15 दिनों में अगर कुछ हो गया तो इलाज नहीं होगा उनका, ये सिर्फ रिन्यू करने का उनको टाइम दिया जाता है। तो 15 दिन का, यानी पहला वाला इसका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, IRDAI पॉलिसी धारकों का हित संरक्षण अधिनियम 2002, यानी जो एक्ट है पॉलिसी होल्डर्स प्रोटेक्शन एक्ट, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन एक्ट, पॉलिसी का धारक का हित का संरक्षण अधिनियम 2002 के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसी के तहत दावे का भुगतान या उस पर विवाद सभी प्रासंगिक कागजात और आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त होने की तिथि से के भीतर बताया जाएगा। 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन और 45 दिन। तो यहाँ 30 दिन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शंकर ने एक 10 वर्षीय यूनिट लिंक बीमा योजना खरीदी है। यूनिट लिंक मतलब उसको इंग्लिश में यूलिप बोलते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जो शेयर मार्केट से रिलेटेड रहता है। यहाँ पर कस्टमर का पैसा मार्केट में भी इन्वेस्ट किया जाता है, उसको यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि शंकर ने एक 10 वर्षीय शंकर ने यूनिट लिंक इंश्योरेंस योजना खरीदी है। अगर पॉलिसी परिपक्व होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी जो व्यक्ति ने यूलिप मतलब वो यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा है और वो मैच्योरिटी से पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है, तो इनमें से क्या भुगतान किया जाएगा? अब वो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान खरीदे हुए हैं शंकर, तो क्या मिलेगा? बीमा धन या फंड वैल्यू। अब बीमा धन किसको बोलते हैं? सम एश्योर्ड, जितने का बीमा उनका चल रहा है। बोलते हैं ना 10 लाख का पॉलिसी है, 20 लाख का पॉलिसी है, 50 लाख का पॉलिसी है, तो उसको हिंदी में बीमा धन बोलते हैं और इंग्लिश में उसको सम एश्योर्ड बोलते हैं। तो बीमा धन या फंड मूल्य जो भी कम हो, यानी दोनों में से। फंड वैल्यू मतलब चूंकि ये यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो उसमें पैसे का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ता है और कभी कभी घटता भी है। तो फंड का वैल्यू क्या है उस वक्त जब उनकी मृत्यु हुई, जब क्लेम करते हैं पैसे के लिए, तो उस वक्त फंड का वैल्यू क्या है, कितना है पैसा, तो वो मिलेगा। या बीमा धन सम एश्योर्ड, जितने का पॉलिसी करवाया था वो मिलेगा, या दोनों में से जो कम होगा कौन सा मिलेगा, ये पूछ रहा है। तो यहां पर आपको जो भी आंसर होगा, बीमा धन या फंड मूल्य जो अधिक हो, 2B वाला आंसर सही है। तो इसमें यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है, क्योंकि ये मार्केट से रिलेटेड, उनका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है और उनका पैसा धीरे धीरे मार्केट के हिसाब से बढ़ता रहता है। तो दोनों में से कई बार ऐसा है कि अगर 50 लाख का बीमा लिए हुए हैं और मार्केट का उनका फंड वैल्यू 55 लाख हो गया, 55 लाख, तो जो अधिक होगा वो मिलेगा। अगर मान लीजिए फंड वैल्यू 50 लाख का सम एश्योर्ड है, बीमा धन जो है उनका 50 लाख का है, लेकिन फंड वैल्यू उनका 45 लाख है, तो यहां पर बीमा धन यानी 50 लाख, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। यूनिट लिंक में हमेशा
बीमा धन या फंड वैल्यू, जो ज़्यादा होगा वो मिलता है। अगला क्वेश्चन है, महेश ने गंभीर बीमारी राइडर पॉलिसी के तहत खरीदी है। एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी राइडर के साथ। राइडर में छोटा छोटा राइडर कुछ पैसा लगता है और बहुत सारे फीचर्स उसके बढ़ जाते हैं। उसने करण के पक्ष में पॉलिसी का पूर्ण समूहनिदेशन किया है। इसको बोलते हैं, समूहनिदेशन को बोलते हैं असाइनमेंट। कभी कभी कोई व्यक्ति क्या होता है, किसी से लोन वगैरह लिए रहते हैं तो पॉलिसी को असाइन कर देते हैं, बैंक को भी कर देते हैं, कर सकते हैं, करते हैं, या जिस व्यक्ति से लोन वगैरह लिए हैं तो उनको वो पॉलिसी असाइन कर देते हैं, समूहनिदेशन करते हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि अगर जिस व्यक्ति ने पॉलिसी को असाइन किया है और जिनके लिए, अब देखिए यहां पर क्या, पॉलिसी होल्डर का नाम क्या है, महेश। तो महेश क्या है, गंभीर बीमारी राइडर के साथ एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीद लिया। और यहां पर क्या हो रहा है, महेश को दिल का दौरा पड़ता है और गंभीर बीमारी राइडर के तहत 50,000 रुपये का एक दावा उत्पन्न होता है। इस मामले में भुगतान किसे किया जाएगा, महेश को, करण को? अब देखिए, महेश ने, क्वेश्चन को समझिएगा, महेश ने गंभीर बीमारी के साथ एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी। उसने करण के पास पॉलिसी का असाइनमेंट कर दिया, समानुदेशन कर दिया। तो चूंकि करण को किया है तो उसमें जो क्लेम मिलेगा वो करण को मिलेगा, ना कि महेश के किसी नॉमिनी को मिलेगा, चूंकि पॉलिसी वो महेश ने असाइन कर दिया था, समानुदेशन कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बीमा लेखन निर्णय नहीं है? बीमा लेखन निर्णय, बीमा लेखन बोलते, बीमा लेखन का काम कौन करता है? उसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडरराइटर और उसको हिंदी में बोलते हैं बीमा लेखन, बीमा लेखक, है ना, अंडरराइटर। ये क्या काम करते हैं कि पॉलिसी में किसी भी व्यक्ति का कितना रिस्क है, इनको पॉलिसी दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ वो असेसमेंट करते हैं, अंडरराइटर, बीमा लेखक। तो यहाँ पर बीमा लेखन, अंडरराइटिंग प्रोसेस में कौन सा बोल रहा है सही नहीं है, ये आपको चुनना है। तो इसमें है कि मानक दरों पर जोखिम स्वीकृति, मानक दरों पर जोखिम स्वीकृति पहला ऑप्शन। दूसरा है जोखिम का अस्वीकरण, यानी जो रिस्क है उसको रिजेक्ट कर देना। तीसरा है जोखिम का स्थगन और चौथा है दावा अस्वीकरण। अब देखिए यहां पर जो चौथा वाला है दावा अस्वीकरण, तो ये बीमा लेखक का काम नहीं है। दावा मतलब जब क्लेम होता है लास्ट में, है ना, चाहे वो डेथ क्लेम हो जाए या मैच्योरिटी क्लेम हो, तो क्लेम हो गया, दावा हो गया। तो जब दावा करते हैं वो कब करते हैं, या तो डेथ क्लेम के लिए, जब डेथ हो जाता है तब करते हैं, या मैच्योर्ड कर जाता है, तो वहां पर बीमा लेखन का कोई रोल नहीं है। तो यहां पर ये गलत है, ये फोर्थ वाला जो है इसका सही आंसर होगा। ये कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए आपके लिए ताकि आप पहली बार में एग्जाम पास कर जाएं। और एग्जाम जब पास करते हैं तो आपके लिए एक इंश्योरेंस के फील्ड में, और न सिर्फ इंश्योरेंस के फील्ड में, आपको लोगों के फाइनेंशियल प्लानिंग करने के फील्ड में एक नया बहुत बड़ा अवसर खुल जाता है। और ये पास करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके हाथ कितनी बड़ी चीज़ लग चुकी है। बस आपको मेहनत करके इस क्वेश्चन को बार बार देखिए, समझिए और याद कीजिए। मेरी शुभकामना आपके साथ में है और आप इस एग्ज़ाम को पास कीजिए। एक बहुत बड़ा अवसर आपका इंतजार कर रहा है।